हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स का डेट कभी भी आ सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो सीरीज चल रहा है एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो सीरीज चल रहा है उसमें 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है? पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट। मीन्स रूरल एरिया के डेवलपमेंट में पंचायती राज कैसे हेल्प करता है, क्या रोल रहता है, उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो देखते हैं इस चैप्टर में 20 MCQ जो हम लोग का चलता है। 20 MCQ जो करते हैं एक टॉपिक से, तो इस टॉपिक में हम लोग 20 MCQ में क्या क्या पढ़ना है। और ये जो MCQ होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, और जो साथ साथ में हिंदी लैंग्वेज भी प्रेफर करते हैं उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। चलिए हम लोग 20 MCQ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पूरा सिलेबस है, होल सिलेबस, एरिया कोऑर्डिनेटर से एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से जो होल सिलेबस है उससे हम लोग कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं? टोटल 500 प्लस MCQ करने वाले हैं। और इस 500 प्लस MCQ में एग्जाम्स में जो सिलेबस है 20 MCQ आएगा। सब्जेक्ट नॉलेज के बेस पे जो 20 MCQ का पोर्शन है उसमें अगर हम लोग 500 प्लस MCQ 500 प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे तो 20 क्वेश्चंस के एग्जाम में नहीं बन पाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम लोग 20 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे शुरू करने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा पंचायती राज का जो टॉपिक है हमारे, देखिए पंचायती राज का जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गवर्नमेंट कैसे काम करता है, ऊपर से लेके बेस लेवल तक देख लेते हैं। ग्राउंड लेवल से, अपर लेवल से लेके कहाँ से, सेंटर से लेके कहाँ तक, ग्राउंड लेवल मीन्स रूरल एरिया तक का, मीन्स पंचायती राज तक का देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सिस्टम देखते हैं कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो सबसे ऊपर कौन है? गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट में 3 बॉडीज होते हैं। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा कौन सा हो गया, एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा कौन सा हो गया, जुडिशियरी। यही 3 जो है, ये 3 बॉडी जो है गवर्नमेंट का, ये 3 बॉडी जो है मिलकर एक बिल बनाती है, ये दोनों मिलके। और ये जुडिशरी क्या करता है, उस बिल को, उस लॉ को क्या करता है, देख रेख करने का काम करता है। देखिए लेजिस्लेचर मीन्स क्या हो गया? लेजिस्लेचर का मतलब हो गया टू फॉर्मुलेट लॉ, मीन्स हिंदी में लिख देता हूँ, कानून बनाना। ठीक है, तो लेजिस्लेचर से क्या होता है, कोई भी कानून जो बनता है, कोई भी लॉ जो फॉर्मुलेट होता है वो कहाँ से होता है, लेजिस्लेचर से होता है। और जो कानून बना उसको लागू कौन करता है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो यहाँ से एग्जीक्यूटिव से क्या होता है हमारा, तो इम्प्लीमेंट लॉ, लागू करना। ठीक है, और जो कोई बिल बन गया, जो कोई लॉ बन गया, ठीक है, वो लागू हो गया, तो उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जुडिशियरी की है। ठीक है, अगर कोई उसमें गलती होता है या उस लॉ को कोई तोड़ता है तो उसको पनिश कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा। देखिए, तो इसमें क्या होता है, यूनियन बेस पे और स्टेट बेस पे बात कर लेते हैं। देखिए लेजिस्लेचर में क्या क्या होता है, लेजिस्लेचर में बात करें तो ये जो कानून बनेगा वो 2 तरीके से बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, कानून जो बनेगा वो 2 तरीके से बनेगा। जो कोई भी लॉ फॉर्मुलेट होगा, कोई भी लॉ हम बनाने जा रहे हैं तो वो तो या तो पहला कि यूनियन से बन सकता है या सेंट्रल से जिसको बोलते हैं, और दूसरा कहाँ से बन सकता है, स्टेट से बन सकता है। जैसे कोई ऐसा भी लॉ होता है जो यूनियन रेगुलेट करता है, यूनियन फॉर्मुलेट करता है, कोई ऐसा भी लॉ होता है जो स्टेट बनाता है। ठीक है, तो जो यूनियन से बनता है वो कहाँ से बनता है, कोई भी लॉ अगर यूनियन से बन रहा है तो कहाँ से लागू होगा, पार्लियामेंट से बनेगा। और दूसरा अगर कोई स्टेट से बन रहा है तो कहाँ से बनेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्या बोल रहे हैं, लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है, लॉ को फॉर्मुलेट करता है।
अगर लेजिस्लेचर लॉ को फॉर्मुलेट कर रहा है तो वो दो तरीके से कर सकता है, एक तो यूनियन के बेस पे और दूसरा स्टेट के बेस पे। तो जो यूनियन से होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। जो स्टेट से होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक हमारे कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा हमारे प्रेसिडेंट। वैसे ही स्टेट में अगर देखें तो स्टेट में क्या क्या होगा, स्टेट में होगा विधानसभा, विधान परिषद और हमारे गवर्नर। ठीक है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा है वैसे यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। जैसे यूनियन में लोकसभा है वैसे स्टेट में क्या है, विधानसभा है। जैसे यहाँ पे यूनियन में प्रेसिडेंट है वैसे स्टेट में क्या है, गवर्नर है। इतना समझ में आया। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो यूनियन में होते हैं, पार्लियामेंट से बनते हैं। ठीक है, और जो यहाँ के होते हैं स्टेट के, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट में बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और जो ये विधान परिषद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं उनको एमएलए बोलते हैं। जो विधान परिषद में बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कभी कभी पॉलिटी से आते हैं तो इनको याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए सेकंड देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव का। ये तो हो गया हमारा किसका, ये लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव का पार्ट देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में क्या है, टू इम्प्लीमेंट लॉ, मतलब कोई भी लॉ को यहाँ से तो बन गया बट लागू होने के लिए अब क्या क्या है, लागू कौन कौन करता है। फिर से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक यूनियन एक स्टेट। ठीक है, देखिए तो यूनियन में कौन कौन हो जाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ये बस मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं पंचायती राज पे आऊँगा। ये बस एक स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि सिस्टम चल क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और ऐसे अगर स्टेट में देखें तो कौन आ जाएंगे, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट की जगह पे कौन है, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर हो गए। यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर का रोल नहीं होता है स्टेट में। तो उसके बाद कौन से हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडवोकेट जनरल हो जाएंगे, एडवोकेट जनरल। देखिए अगर इसे मैं इजी भाषा में समझाऊँ, अपने लैंग्वेज में बताऊँ, तो देखिए एक होता क्या है ना, सपोज एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखिए अगर एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि हमारे घर में कोई लॉ बन रहा है, कानून बनने जा रहा है। तो सब हम लोग मिल के 5 मेंबर हैं फैमिली के, तो पाँचों लोग मिल के ये हम लोगों ने रूल बनाया है, ये लॉ बनाया है कि जो भी फ्रिज से पानी बोतल से पिएगा वो दोबारा भर के रखेगा। ठीक है, ये एक लॉ हो गया। तो ये जो लॉ जो बना वो क्या लॉ हुआ, एक रूल बनाया गया कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूटिव, इसे लागू करना है। ठीक है, ये तो बना दिए हम लोगों ने मिलके, हम लोग 5 लोग मेंबर मिलके बना दिए। अब इसे लागू करना है। तो हमारे मान लीजिए कि एक ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, उन्होंने बोला कि ठीक है आज से ये लॉ, ये रूल हो गया कि जो भी फ्रिज से पानी निकालेगा वो भर के रखेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अगर वो मान लीजिए यहाँ पे मम्मी हैं, तो अगर उन्होंने देख लिया कि जो भी फ्रिज से पानी निकाला है वो भर के वापस नहीं रखा है, तो फिर वो क्या करेंगे, पनिश करेंगे। अच्छा इसने पानी पी लिया और वापस भर के नहीं रखा, तो वो किसका काम करेंगे, जुडिशियरी काम करेंगे। मतलब पनिशमेंट देने का काम किसका है, जुडिशियरी का है। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है। अब देखिए हम लोगों ने तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का देख लिया। देखिए अब जुडिशियरी में क्या होता है, जुडिशियरी में क्या हो गया, इसके नीचे आते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होगा, सबसे ऊपर जो होते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर इसमें 2 हो गए आपके, एक सिविल कोर्ट हो गए और एक क्रिमिनल कोर्ट हो गए। सिविल कोर्ट जो कि सिविल मैटर को देखता है, क्रिमिनल कोर्ट जो कि क्रिमिनल मैटर को देखता है। ठीक है, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो ये बता दिया, बट अभी तक तो पंचायती राज का कोई जिक्र ही नहीं हुआ।
देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जिसके नीचे अब आते हैं, इसके नीचे अगर आएँ, देखिए पंचायती राज क्या है? पंचायती राज एक है कि जो भी रूल ऊपर से बनाया गया वो या तो वो यूनियन का हो या स्टेट का हो, जो भी रूल जो भी लॉ वहाँ से बना है, जो भी स्कीम आया है बन के, जो भी एक्ट बन के आया है, वो क्या है, नीचे तक लागू होना है, मतलब सेंट्रल से लेके ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, सेंट्रल से लेके कहाँ तक? ग्राउंड लेवल तक, एकदम रूरल एरिया तक लागू होना है। तो वो अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाता है, वर्क नहीं कर पाता है। तो एक सिस्टम आया यहाँ पे, यूनियन और स्टेट के बाद एक सिस्टम आया जिसमें ग्राउंड लेवल पे अच्छे से वर्क किया जाए, अच्छे से गवर्नेंस किया जाए। तो एक यहाँ पे क्या आया? पंचायती राज का सिस्टम आया, ताकि क्या हो, गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो, ऊपर से लेके ग्राउंड लेवल तक हो, और अच्छे से जो भी स्कीम आए, जो भी रूल आए, जो भी रेगुलेशन आए, वो अच्छे से ग्राउंड लेवल तक वर्क कर सके, इसलिए पंचायती राज सिस्टम आया। ठीक है, तो इसकी पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये फिर हम लोग पूछते हैं कि सर पंचायती राज सिस्टम क्यों आया, क्यों लाया गया? तो आप लोगों ने समझिए क्यों लाया गया, ताकि जो भी स्कीम्स आएँ, जो भी लॉ बने, वो ग्राउंड लेवल तक अच्छे से रेगुलेट कर पाए, इसलिए क्या किया, पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो पंचायती राज होता क्या है ये समझ लिया आप लोग। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है मुझे, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए पंचायती राज जो है ना, पंचायती राज यहाँ पे मैं समझाता हूँ। पंचायती राज जो है वो एक नया पार्ट ऐड हुआ था, वो अमेंडमेंट के द्वारा आया था। कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। और इसमें क्या था ना कि एक नया पार्ट ऐड हुआ था। कौन सा पार्ट ऐड हुआ था ऐड पार्ट 9। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कौन सा पार्ट न्यू ऐड हुआ था, तो कौन सा था? 9 पार्ट जो है वो ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे लाया गया था? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके द्वारा क्या आया था? पंचायती राज आया था। और इसे क्या बोला गया था? द पंचायत का नाम दिया गया था, द पंचायत का नाम दिया गया था। और इसमें 9 पार्ट में ऐड किया गया था। और इसके लिए जो एक नया शेड्यूल बना वो क्या था? 11 शेड्यूल के तहत ये लाया गया था। कौन सा शेड्यूल था? 11 शेड्यूल। और इस 11 शेड्यूल में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243G, जो कि इसके साथ डील करता है। और इस आर्टिकल में 243G में कितने आइटम्स रखे गए हैं? तो 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, फंक्शनल आइटम्स हैं जिस पे बात किया गया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कौन कौन से फंक्शनल आइटम हैं। तो और अगर इसमें बात करें कि सर ये जो पार्ट 9 ऐड हुआ, तो आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, याद रखिएगा, आर्टिकल ही पूछा जाता है। 243 आर्टिकल ऐड हुआ था, 243 में अमेंडमेंट हुआ था, तो वो कहाँ तक गया था? 243 से लेकर 243O तक। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, 243 से लेकर 243O तक इसका जिक्र किया गया है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 243 क्या क्या बोल रहा है। देखिए ये है आपका 243, आर्टिकल 243, इसमें डेफिनेशंस की बात की गई, पंचायत होता क्या है। 243A में ग्राम सभा की बात की गई है। बी में 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात की गई है। 243 में कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात किया गया है। 243D में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की है, कितने सीट्स रिजर्व होंगे महिलाओं के लिए, ये सब वगैरह वगैरह। ST के लिए कितने होंगे, SC के लिए कितने होंगे। 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत ETC के बारे में जिक्र किया गया है। 243F में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में डिस्कशन किया गया। 243 में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। यही मैं बोल रहा था कि जो शेड्यूल 11 ऐड हुआ है, शेड्यूल 11 यही है, शेड्यूल 11 जो ऐड हुआ है न्यू 11 शेड्यूल, वो क्या किसके बारे में जिक्र करता है? पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंचायत का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, पावर, ये सब के बारे में डिस्कस करता है। वो कौन सा आर्टिकल है? 243G। और क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कभी कि जो 243G है उसमें कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? 11 शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, 243H क्या बात बोलता है? पावर्स टू इम्पोज टैक्स बाई एंड फंड ऑफ पंचायत। 243I क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। 243J क्या है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। के बोला इलेक्शन टू द पंचायत। L है एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरेटरी। M है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरिया, कोई कोई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो ये पंचायती राज 3 टायर सिस्टम है ना, पंचायती राज क्या 3 टायर सिस्टम है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन कम है।
243N बोला जाता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। 243O बोलता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये आपके क्या है, ये आपके इतने जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल किन के अंदर आते हैं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। देखिए अब 243 में जो मैंने डिस्कशन किया था कि 29 आइटम है, 29 फंक्शनल आइटम क्या क्या है, किसके बारे में 243 जिक्र करता है, आर्टिकल 243G। देखिए पहला जो है किसके बारे में, एग्रीकल्चर, जो भी होगा वो रूरल से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पंचायती राज क्या बोलता है, पंचायती राज जो सिस्टम है वो क्या है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, ठीक है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो भी जिक्र होगा किसके बारे में होगा, रूरल के गांव के बारे में जिक्र होगा। तो 243G में देखिए पहले 29 फंक्शन आइटम में पहला क्या एग्रीकल्चर है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया, लैंड इम्प्रूवमेंट के बारे में हम, माइनर इरीगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यही सब जो गांव में इंडस्ट्रीज वगैरह कैसे लगते हैं उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, वही सब है। खादी, विलेज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग, फ्यूल, रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल पॉवर्टी, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग और अडल्ट लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द वीकेंड सेक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS बोलते हैं जिसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असिस्ट। देखिए टोटल कितने हैं, 29 है, ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम है, किसमें है, आर्टिकल 243G में कितने हैं, 29 फंक्शनल आइटम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डन, यहाँ तक समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आ गई, क्या क्या चल रहा है, कैसे सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आता है कि एक ये पॉइंट आ जाता है कि सर ये जो पंचायती राज है 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये कौन कौन से कमेटी ने लागू किया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसका मैं एक कोड बता देता हूँ, BAGLTG, ठीक है। ये एक कमेटी का नाम है, 6 कमेटी थी जिसने ये सब रिकमेंडेशन दिया था, और 6 कमेटी में जो पहला है वो कब आया था, 1957 में आया था। ये कौन सा है, बलवंत राय कमेटी है, बलवंत राय कमेटी। B का मतलब बलवंत राय हो गया, A मीन्स हो गया अशोक मेहता। ये कब आया था, ये आया था हमारा 1977 में आया था। फिर क्या है, GVK रॉय, ठीक है, GVK रॉय कमेटी, ये कब आया था, ये हमारा आया था 1986 में आया था। फिर आ जाता है LM सिंघवी कमेटी है, ये कब आया था, ये 1985 में आया था, और ये 1986 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। T4 हो गया थंगोन कमेटी, ये कब आया था, ये आपका आया था 1988 में। और ये G4 हो गया गाडगिल कमेटी, ये भी 1988 में आया था। ये दोनों 1988 में आया था, कौन कौन, T4 थंगोन कमेटी, G4 क्या है, गाडगिल कमेटी, ये दोनों कब आया था, 1988 में आया था। ये कोड याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। सबसे पहला कमेटी कौन सा आया था पंचायती राज को लेकर, तो कौन सा था, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। G4 क्या है, सबसे लास्ट में जो कौन सा आया था, वो गाडगिल कमेटी था। जो गाडगिल कमेटी था वो कब आया था, 1988 में आया था। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया था, 1957 में आया था। तो फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ऐसा तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट वाला कि कब आया था। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, पंचायती राज सिस्टम को ओवरव्यू देख लिया, कैसे काम करता है, कब आया था, कौन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस क्या है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या बोल रहा है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1992 में। याद रखिए कब आया था, 1992 में। तो रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है, तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा किस 73rd जो है वो किसके बारे में बात करता है, पंचायती राज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है
ये कौन से पार्ट में आता है? एक नया पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट 9। ये हमने अभी कॉन्सेप्ट समझने के दौरान देखा था कि कैसे क्या होता है, कौन से पार्ट में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है। और इसके नया कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था? 11th शेड्यूल ऐड हुआ था। ठीक है, इस शेड्यूल में कौन से आर्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? आर्टिकल नंबर 243 जी। और ये जो पार्ट है इसमें कितने आर्टिकल थे? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक थे। ये हम लोगों ने देख रखा है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायती राज। कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है? पंचायती राज के साथ डील करता है। कौन सा हो जाएगा? 243 से लेकर 243 ओ तक, याद रखिएगा। कहाँ से? 243 से लेकर 243 ओ तक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच कमिटी रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। कौन सा कमेटी था जो कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था? सबसे पहले कौन था? हमने क्या देखा अभी? बलवंत राय था। सबसे लास्ट में कौन थे? गैडगिल कमेटी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे? 3 टायर सिस्टम को जो रिकमेंड किए थे कौन हो जाएंगे? बलवंत राय मेहता कमेटी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है कब आया था? 1957 में। ठीक है, 3 टायर देखिए, 3 टायर में होता क्या क्या है? सबसे अपर लेवल में इस 3 टायर में हो गया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद ग्राउंड लेवल पे कौन सा हो गया? विलेज हो गया। यहाँ पे पंचायत, यहाँ पे पंचायत समिति, यहाँ पे जिला परिषद। ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। मैं बस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बार बार सुनने से चीज़ें क्या रहे, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड। जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सरपंच कहते हैं। देखिए कोई कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्या प्रधान में कन्फ्यूज होंगे, मुखिया में कन्फ्यूज होंगे, तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। इस जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरपंच बोलते हैं। ठीक है, सरपंच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है जिला परिषद वर्क एट विच लेवल। जिला परिषद की बात की जा रही है। 3 टायर जो सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, उसमें सबसे अपर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? जिला परिषद होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। किस पर वर्क करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करता है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। या पंचायती राज इंडिया में जो लाए थे वो कौन थे? उसके पिता कौन थे? बताइए, भारत में पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही किया था। ठीक है, महात्मा गांधी याद रखिएगा। और इनका लाने का मेन उद्देश्य ये था कि इनका कहना था कि जो विलेज हो उसको क्या किया जाए? मजबूत बनाया जाए, मीन्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ विलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच स्टेट। तो ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि जो पंचायती राज सिस्टम आया था वो सबसे पहले इंडिया के किस स्टेट में लागू हुआ था? तो किस में था? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में लाया गया था, याद रखिएगा। और ये कब लाया गया था राजस्थान में? 1959 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज फर्स्ट कौन था? राजस्थान था। फर्स्ट आफ्टर राजस्थान पूछ रहा है कि जो इम्प्लीमेंट हुआ था राजस्थान के बाद कौन सा स्टेट दूसरा था जो इम्प्लीमेंट किया था? वही कर रहा है विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज फर्स्ट आफ्टर राजस्थान। राजस्थान तो पहला हो गया, मीन्स ये दूसरा पूछा है कि दूसरा कौन सा स्टेट था जो कि पंचायती राज इम्प्लीमेंट किया था अपने स्टेट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पहला कौन है? राजस्थान है। दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश है। देखिए पहला राजस्थान है, दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। बट दोनों जो है ना 1959 में दोनों लागू हुआ था, याद रखिएगा। राजस्थान में भी 1959 में ही हुआ था और आंध्र प्रदेश में भी कब हुआ था? 1959 में ही हुआ था, मीन्स 1959 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच कमिटी रिकमेंडेड 2 टायर पंचायती राज। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया? 3 टायर की बात की है अभी तक, बट अब क्या आ गया? 2 टायर पंचायती राज सिस्टम। आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में कोई ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पे 2 टायर सिस्टम है, तो कौन कौन से स्टेट का नाम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्या कमेंट करना है? स्टेट नेम कमेंट करना है जिसमें 2 टायर सिस्टम हो।
ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी या नन। तो अशोक मेहता कमेटी जो है, जो 1978 में था, इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था, 2 टायर सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है। देखिए 3 टायर में तो हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है ऊपर में, ब्लॉक होता है, उसके बाद लोअर लेवल जो होता है वो क्या होता है, विलेज होता है ग्राउंड लेवल पे। ये तो 3 टायर हो गया। बट 2 टायर का क्या रूल है, इसमें कौन कौन होते हैं, ऊपर में डिस्ट्रिक्ट हो गए, इसके बाद सीधे विलेज हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज। कितना परसेंट सीट्स जो है वुमेन के लिए पंचायती राज में रिजर्व है, 33%। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट विलेजर्स। ग्राम सभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर तो होते नहीं, पंचायती ऑफिशियल्स होते हैं, नन होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑल अडल्ट विलेजर्स होते हैं जो कि ग्राम सभा में क्या होते हैं, मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, विच बॉडी सुपरवाइजेज पंचायत समिति। पंचायत समिति मीन्स क्या, ब्लॉक लेवल की बात की जा रही है ना। मिडिल जो लेयर होता है हमारा, ऊपर में डिस्ट्रिक्ट हो गया, नीचे में विलेज हो गया, ब्लॉक लेवल मीन्स क्या, पंचायत समिति। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ब्लॉक लेवल का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि विच बॉडी सुपरवाइजेज पंचायत समिति, कौन सा बॉडी है जो पंचायत समिति को क्या करता है, सुपरविजन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो रहेगा वही तो सुपरविजन करेगा, तो क्या हो जाएगा, जिला परिषद। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे विलेज लेवल की बात की जाती है तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर कौन है, ब्लॉक है, तो कौन हो जाता है, ब्लॉक, यानी पंचायत समिति हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत राज इज अपॉइंटेड एवरी। क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है पंचायती राज के लिए वो अपॉइंटेड एवरी 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। तो क्या हो जाएगा, 5 ईयर का रूल है। हाँ, एवरी 5 ईयर में क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। बोला कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायती राज को। तो हम लोगों ने देखा है 73rd अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, पंचायती राज हेल्प्स इन, पंचायती राज किस में मदद करता है, ये होगा नहीं, ये हो गया नहीं, अर्बन की बात की नहीं जा सकती, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा नहीं, नन होगा नहीं, तो क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। क्या बात करता है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला है, इन बिहार हाउ मच रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन पंचायती राज। बिहार में कितने % रिजर्वेशन प्रोवाइड है, किसके लिए, वुमेन के लिए, किसमें, पंचायती राज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50%। देखिए एक ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर किया था, देखिए आई थिंक 33% वाला दिखाता हूँ आपको। देखिए हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज। यहाँ पे सिर्फ पंचायती राज की बात की गई है, स्टेट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो क्या हो जाएगा 33%। बट बिहार की बात की जाए, देखिए यहाँ पे क्या है, इन बिहार हाउ मच रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन पंचायती राज। यहाँ पे स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है कि बिहार में पूछ रहा है कितना है, 50%, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज़ द हेड ऑफ पंचायत समिति। जो पंचायत समिति होता है किस पे होता है, ब्लॉक लेवल पे, उसका हेड कौन होगा, कौन होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्रमुख। क्वेश्चन 18 देखिए, विच PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, विच PRI बॉडी प्रिपेयर्स डेवलपमेंट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बॉडी है जो कि इसके लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब डिस्ट्रिक्ट की बात है तो जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, विच PRI बॉडी इम्प्लीमेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल में क्या हो जाएगा, पंचायत समिति। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, रोल ऑफ पंचायती राज इन रूरल डेवलपमेंट इज मेनली टू।
ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका मुख्यतः क्या है? इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल को जागरूक करना। ये रिड्यूस टैक्स होगा नहीं, रिमोट अर्बनाइजेशन होगा, स्टैंडिंग ये इंडस्ट्रीज होगा नहीं, तो क्या होगा? इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चंस। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया था मैंने, इसलिए क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, तो कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।